नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आप देखिएगा, अभी जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसमें आप देखिएगा एक टॉपिक दिया हुआ है, वो टॉपिक 6 है, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ठीक है, तो देखिए चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, इस टॉपिक से आपको जो हमने है इसका पार्ट 1 पहले आपको हमने करवा दिया है, ठीक ना। पार्ट 1 करवा दिया है आपको, तो पार्ट 1 में आपको थ्योरी क्लासेज है, और उसके बाद आज जो हम इसमें आपको कंप्लीट करने वाले हैं, तो आज ये पार्ट 2 आपका होगा। ठीक है, ये कौन सा पार्ट होगा? ये पार्ट 2 होगा, चीज़ें जो हम बनाते और करते का पार्ट 2 होगा। इसमें देखिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। अब हम बताते हैं कि ये जो आपको PDF है, ठीक है, ये PDF पर जो आपको क्लास दे रहे हैं, तो ये PDF को आप पूरा देखिएगा तो यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 प्रश्न रहेगा EVS का। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्टर है। चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके रहने की पूरी संभावना रहती है। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, और जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर JCERT का हैंड रिटेन नोट्स आपको बना हुआ है। बहुत कम पढ़ के आप बहुत अंक ला सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? ठीक है, प्रश्न है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस ब्रेल, एनोस्का ब्रेल, या कोई नहीं। ठीक है, तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो ब्रेल लिपि का आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया है। ठीक है, ब्रेल लिपि का आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ब्रेल लिपि के बारे में सत्य कथन क्या है, आपको बताना है कि इसमें ब्रेल लिपि के बारे में सत्य कथन कौन कौन है। ठीक है, तो ब्रेल लिपि के बारे में थ्योरी क्लासेस जिसने भी किए होंगे, जो भी लोग किए होंगे, वो सब यहाँ पे सही बता सकते हैं। जो नहीं किए होंगे, इसके थ्योरी क्लासेज का PDF यहाँ से लेकर पढ़ लीजिएगा। पहला है, यह लिपि अंधे लोगों को पढ़ने के लिए बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ब्रेल लिपि अंधे लोगों को, दिव्यांग लोगों को, अंधे आँख से जो नहीं दिखता उन लोगों के पढ़ने के लिए बनाया गया है। ठीक है, यह लिपि 6 बिंदुओं के आधार पर बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। लिपि जो आप देखिएगा तो उभरा हुआ रहता है, और ये 6 बिंदु पर ही काम कर रहा होता है। ठीक है, तो यह लिपि 6 बिंदुओं के आधार पर बनाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, यह लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बनाए गए हैं। ठीक है, यह लिपि पर जैसे पिन के जैसा ये उभरा हुआ भाग रहता है, जिसे छू करके लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मोटे कागज बना हुआ, तो सब सही है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, सभी होगा, सभी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भीमा संघ क्या है? पूछा गया है कि भीमा संघ क्या है। ठीक है, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में एक खास तरह की पंचायत है, या तमिलनाडु का एक पंचायत है, या झारखंड की एक आदिवासी की पंचायत है, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए भीमा संघ जो है ये कर्नाटक का संघ है। कहाँ का संघ है? कर्नाटक का संघ है, और होलगुंडी गांव में एक खास तरह की पंचायत होती है। इसमें होता क्या है? तो देखिए इसमें होता क्या है, तो वो हम नीचे दिखा दे रहे हैं आपको। सब चीज़ देखिए, आपको इसमें वस्तुनिष्ठ है, लेकिन इसमें थ्योरी वाली क्लासेस भी डाल दी गई है। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो कर्नाटक के होलगुंडी गाँव में एक तरह की ये पंचायत है, भीमा संघ। ठीक है, जिसको भीमा संघ कहते हैं। इस पंचायत की एक खास बात यह होती है कि इस पंचायत में बच्चों के साथ साथ बड़े भी होते हैं, या बड़े के साथ साथ बच्चे भी होते हैं। जबकि अन्य पंचायत में आप देखिएगा तो सिर्फ बड़े लोग ही पंचायत में जाते हैं, छोटे बच्चे नहीं जाते। लेकिन ये भीमा संघ जो कर्नाटक का हुलगुंडी गांव है, वहाँ पर उस संघ में क्या होता है कि बड़े के साथ साथ बच्चे भी उस पंचायत में जाते हैं। एक खास विशेषता इसकी यह है। ठीक है,
चलिए अगला क्या है, कालबेलिया क्या है, आपको बताना है कि कालबेलिया क्या है। सपेरों की जाति, चमारों की जाति, नेवलाओं की जाति के लोग, या कोई नहीं। ठीक है, तो ये कालबेलिया क्या है, तो कालबेलिया जो है आपको सपेरों की जाति के लोग होते हैं। सपेरों की जाति के लोग को कालबेलिया कहा जाता है। ठीक है, सपेरों की जाति के लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। ये लोग सांपों को अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भेंट करते हैं। याद रखिएगा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं इसका टॉपिक मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ जहाँ से इसको ढूंढा गया है और बनाया गया है। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ अजूबा चीज़ आपको मिलेगा जो कि अब तक आप नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो कालबेलिया क्या है, कालबेलिया सपेरों की जाति के लोगों को कालबेलिया कहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, सांप को अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भेंट करते हैं। ठीक है, मिड डे मील के बारे में सत्य कथन बताइए। मिड डे मील के बारे में कौन कौन कथन सत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है, सरकार के प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्तर तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और संतुलित आहार देने का प्रावधान है। बिल्कुल सही है, मिड डे मील में यही होता है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को निःशुल्क और संतुलित भोजन देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसका लक्ष्य स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाना, उनकी उपस्थिति में सुधार करना, कुपोषण को दूर करना है। बिल्कुल सही है, मिड डे मील का लक्ष्य ही रखा गया था कि स्कूलों में बच्चों का नामांकन इससे बढ़ेगा, उनकी उपस्थिति में सुधार होगा, और जो बच्चे गरीब तबके के हैं उनका जो कुपोषित हो जाता है उनके कुपोषण को दूर करेगा। ठीक है, अगला यहाँ पर पॉइंट है, ये भी सही था, बी सी, सितंबर 2021 में इसका नाम पीएम पोषण हो गया। बिल्कुल सही है, इसका नाम बदल के पीएम पोषण कर दिया गया है, यानी राइट आंसर इसका डी होगा, सभी होगा। इसमें सभी कथन मिड डे मील के बारे में सही है। ठीक है, मिड डे मील भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया। मिड डे मील जो है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मिड डे मील भारत के किस राज्यों में लागू किया गया, तो मिड डे मील सबसे पहले भारत के तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया है। ठीक है, पश्मीना शाल के बारे में सत्य कथन कौन है। पश्मीना शॉल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये अगर सीटेट का आप एग्जाम दे रहे हो तो हर बार रहता है, ईवीएस के अंतर्गत आपका एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, पश्मीना शॉल के बारे में सत्य कथन कौन है। पहला है, पश्मीना शाल सबसे गर्म शॉल है। बिल्कुल सही है, यह बहुत पतली चादर है लेकिन यह बहुत ही गर्म शाल है, क्योंकि यह जो है लद्दाख की सबसे ऊंची जगह पर रहने वाले बकरियों के जो है आपको जो बकरियां की नस्ल है उससे बनाई गई। ठीक है, एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। समझिए कि एक पश्मीना शाल जो है अगर आप ले लेते हैं तो उसमें 6 स्वेटर के बराबर आपकी गर्मी होती है। ठीक है, यह जो शाल है वो लद्दाख की ऊंची पहाड़ी में रहने वाली चांगधानी नस्ल की बकरियों के बालों के ऊन से बनाया जाता है। याद रखिएगा, ये एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। लद्दाख में ये मिलता है, समझिए लद्दाख में कितनी ठंडी, वहाँ पर जो ये बकरियाँ इसी बाल के कारण रह जाती है, तो इस बाल का जो बना ऊन से अगर जो भी पहनेगा आदमी इसकी चीज़ों को, चांगधानी नस्ल की बकरी होती है, तो ये समझिए बहुत गर्म होती है। एक चादर मैंने 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देगा आपको, जो इधर आप लोग झारखंड में हम लोग पहनते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चेराओ क्या है, यानी राइट आंसर इसका डी हो गया, सभी हो गया। चेराओ क्या है, आपको बताना है कि चेराओ क्या है। ठीक है, मिजोरम का सबसे पारंपरिक और प्रसिद्ध नृत्य है। चेराओं को बास नृत्य के नाम से जाना जाता है। यह मिजोरम के मुख्य फसल चावल का उत्सव है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चेराओ क्या है, तो यह एक नृत्य है। ठीक है, क्या है, नृत्य है, और मिजोरम का सबसे पारंपरिक और प्रसिद्ध नृत्य है। चेराओं को बांस नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोग बांस को एक दूसरे तरफ से फांकते हैं। ठीक है, इस तरह से बांस होता है तो एक बार इधर करके लोग फांकते हैं और नृत्य करते हैं। यह मिजोरम के मुख्य फसल चावल का उत्सव है। 9 वर्ष का मिजोरम का उत्सव है ये। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्लियर। चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन क्या है आपको बताना है। चिपको आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसका शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। बिल्कुल सही है, चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। यह 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गांव से हुआ था। बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था, चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। और कब, तो 1973 ईस्वी। और उत्तराखंड के कौन सा जिला, तो चमोली जिला। और कौन सा गांव, तो रैनी गांव से शुरू हुआ था। याद रखिएगा, यहाँ पर चिपको आंदोलन से एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, तो बी भी सही हो गया। इस आंदोलन में पेड़ को बचाने के लिए महिलाएं पेड़ से चिपक जाती थी। बिल्कुल सही है, महिलाएं पेड़ से चिपकती थी, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, डी सभी, राइट आंसर डी सभी। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अगला,
भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? आपको पूछा जा रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? इथाइल आइसोसाइनेट, मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट या सभी? ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बारे में नोट भी हमने बना दिया है, जिससे आपको इससे किसी भी तरह प्रश्न पूछे तो आप इसको बता सके। यह घटना मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। पहला नोट है कि यह घटना मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। यह घटना यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी को घटित हुई थी। ठीक है, अधिकतर जगह पर आपको 3 दिसंबर 1984 मिलता है, लेकिन यहाँ पर 2-3 है, कोई एक डेट आपको मिलेगा, आपको इसको टिक कर लेना है। ठीक है, इस घटना में हुआ क्या था? तो इस घटना में MIC, जिसको हम लोग मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण बहुत जल्द यहाँ बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो भोपाल गैस कांड को आप लोग देख लिए। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? ठीक है, पूरे भारत को साफ एवं स्वच्छ बनाना। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ जो 2019 तक भारत को 100% खुले में शौच मुक्त ODF और स्वच्छ बनाना है। इस अभियान के तहत हर घर में शौचालय मुक्त किया जाना है या सभी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य जो है पूरे भारत को साफ एवं स्वच्छ बनाना, सही है। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ तक भारत को 100% खुले में शौच मुक्त ODF और स्वच्छ बनाना, ये भी इसका उद्देश्य है। और इस अभियान के तहत हर घर में शौचालय मुफ्त दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। इस अभियान के तहत हर घर में शौचालय मुफ्त दिया गया है। डी सभी, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया, कब किया गया? स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ आपको बताना है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को, 3 नवंबर 2016 ईस्वी को, 5 अगस्त 2012 ईस्वी को, 4 नवंबर 2011 ईस्वी को। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया था तो ये आप देख लीजिएगा। महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया, जिससे भारत को स्वच्छ रखा जा सके। ठीक है, चलिए अगला है ODF का फुल फॉर्म क्या है? ODF का फुल फॉर्म क्या है? ओपन डिफिकेशन फ्री आउट डिपार्ट ऑफ फॉरेस्ट, आउटर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, आउट ऑफ डिपार्ट फ्यूल। ठीक है, क्या है? ठीक है, तो देखिए ODF का फुल फॉर्म होता है, O से होता है ओपन, D से होता है डिफिकेशन और F से होता है फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त। ठीक है, खुले में शौच मुक्त गांव। ठीक है, देखिए ODF का पूर्ण रूप अंग्रेजी में ये होता है, जबकि हिंदी में इसे खुले में शौच मुक्त कहते हैं। तो आप देख लीजिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछेगा कि इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हिंदी में भी रहेगा खुले में शौच मुक्त, और अंग्रेजी में होगा तो ओपन डिफिकेशन फ्री होगा। ठीक है, 100% पहले खुले में शौच मुक्त राज्य है कौन सा? ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे पहले ODF घोषित किया गया था। सबसे पहला राज्य वो कौन सा है? सिक्किम, गुजरात, झारखंड, बिहार। तो देखिए सिक्किम भारत का ऐसा पहला राज्य है जो सबसे पहले खुले में शौच मुक्त योग की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो देखिए पहला राज्य जो है वो सिक्किम है। उसके बाद दूसरा राज्य की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, और तीसरे स्थान पर जो केरल है, जो यहाँ पर आपको ODF का दर्जा प्राप्त किया है। 100% खुले में शौच मुक्त राज्य ये सब हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान का नारा है, स्वच्छ भारत अभियान का नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, गांधी जी का सपना स्वच्छ भारत हो अपना, या सभी? तो राइट आंसर डी इसका सभी है। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान का अगर मूल नारा पूछेगा तो आपको बताना है एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, एक कदम स्वच्छता के मूल नारा है, बाकी सब ये भी आपके नारे ही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट हमने बता दिया है। स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख नारा एक कदम स्वच्छता की ओर है, याद रखेगा। स्वच्छ भारत अभियान का अगर प्रमुख नारा कोई पूछेगा तो याद रखिएगा एक कदम स्वच्छता की ओर है। ठीक है, और इसके अन्य लोकप्रिय नारे भी हैं जिसको आप याद कर लेना है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी मुक्त भारत, गांधी जी का सपना स्वच्छ भारत हो अपना, जन जीवन जन जन का है एक ही नारा स्वच्छ बने भारत हमारा। तो ये सभी स्वच्छ भारत के नारे हैं। मुख्य नारा क्या था? तो मुख्य नारा आपका यहाँ पर है एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, इस सभी को याद रखिएगा। कांसा के संबंध में सत्य कथन है, कांसा के संबंध में सत्य कथन है। कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। कांसे के तौर पर मूर्तियाँ बनाई जाती है। ठीक है,
तो कांसा के संबंध में सत्य कथन क्या होने, कांसा एक मिश्र धातु है, बिल्कुल है। जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिल करके एक नए धातु का निर्माण करते हैं, एक नए वस्तु का निर्माण करते हैं, उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो कांसा में दो धातुएं हैं जिसमें तांबा और टिन है, इसको मिला के बना गया है, पिघला के बनाया गया है, इसलिए मिश्र धातु था, बिल्कुल सही है। कांसा कौन सी धातु का मिश्रण है, तो सीयू और एसन का, याद रखिएगा 1001 बार प्रश्न यहाँ से निकल के आया है, ठीक है। कांसे के तौर पर मूर्तियाँ बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। यानी कांसे के संबंध में इसमें सत्य कथन सभी है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। मलेरिया किसके काटने से होता है, मलेरिया किसके काटने से होता है। पहला है मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से, सुअर के काटने से, कुत्ता काटने से, कोई नहीं, ठीक है। तो मलेरिया कैसे होता है, तो मलेरिया मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है, मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है, रेड़ी के पत्ते से, सेमर के पेड़ के छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से, या सभी, ठीक है। तो मलेरिया की दवाई जो होती है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है, ठीक है, सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया किसका वाहक होता है, मलेरिया किसका वाहक होता है, परजीवी का, जीवाणु का, विषाणु का, या कोई नहीं, ठीक है। तो मलेरिया क्या होता है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है, ठीक है। मलेरिया क्या होता है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का वाहक होता है, जो आपको यहाँ पे मच्छर मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। तो मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का वाहक है। पोलियो किससे फैलता है, पोलियो किससे फैलता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, या कोई नहीं, ठीक है। पोलियो किससे फैलता है, तो पोलियो आपको जो है विषाणु से फैलता है, और इसमें तंत्रिका तंत्र जो होता है अधिक प्रभावित होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1971 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1973 ईस्वी, 1974 ईस्वी, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1972 ईस्वी में पारित किया गया, ठीक है। भारत का पहला नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक है। भारत का पहला नेशनल पार्क, याद रखिएगा, या राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस राज्य में, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। कौन सा है उसको देख लीजिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मानिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मानिए। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी, और इसके पूर्व इसका नाम जो है हेली नेशनल पार्क था। और यह स्थान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है, और यह बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था। यह उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, क्लियर। चलिए अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, असम, गुजरात, झारखंड, या उत्तराखंड, ठीक है। तो काजीरंगा जो है आपका असम में है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, इसको विशेष याद रखिएगा। प्रश्न पूछता है कि एक सींग वाले गैंडा के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, ठीक है। तो एक सींग वाले गैंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, गुजरात, असम, बिहार, या झारखंड, ठीक है। गिर में ग और ग से गुजरात याद रखिएगा, गिर में ग और ग से गुजरात याद रखिएगा, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है। बहुत बड़ा आया हुआ है गिर का प्रश्न, आप दिमाग में रख लीजिएगा। गिर से देखिए, इसका नोट्स हमने इसलिए बना दिया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है, और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। पूछेगा कि एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं। चलिए अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या उत्तराखंड, ठीक है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश का, इसके लिए नोट्स हमने बना दिया है, कुछ आप देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, कभी कभी घुमा फिरा कर प्रश्न आता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, एमपी टेट में पूछा गया था। रॉयल बंगाल टाइगर और दुर्लभ बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपको कान्हा, ठीक है। और दुर्लभ बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। द जंगल बुक की प्रेरणा इसी उद्यान से मिला था, ठीक है। यह सतपुड़ा की श्रृंखला पर्वत में स्थित है, जहाँ साल और बांस के घने जंगल पाए जाते हैं।
बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? पलामू, गढ़वा, लातेहार या चतरा। ठीक है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका अभी वर्तमान में लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है, किस जिला में स्थित है? लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए इसका नोट समझा दिया है। झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। 1974 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में इसको लाया गया था और 1986 में राष्ट्रीय उद्यान इसी को घोषित कर दिया गया। ठीक है, बेतला का अर्थ है, देखिए यहाँ पर कौन कौन सा जानवर है। बेतला का अर्थ है बी से बीजन, गौरिया, ई से एलिफेंट हाथी, टी से टाइगर बाघ, एल से लेपर्ड तेंदुआ और एस होता है एक्सिस चीतीदार हिरन। ठीक है, तो इन सभी जानवरों के लिए यह प्रसिद्ध है। तो इस तरह से देखिए चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न निकले, आपको दे दिया गया। तो यहाँ पे टॉपिक 6 जो ईवीएस का है, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, वो आपका अब समाप्त हो गया है। इसका थ्योरी क्लास भी हमने करवा दिया पार्ट 1 में और इसका वस्तुनिष्ठ भी प्रश्न भी हमने करवा दिया पार्ट 2 में। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि आपको JCRT किताब से अलग लिख से एक भी प्रश्न नहीं बना रहे हैं, इसलिए कभी कभी प्रश्न आपको कम भी लगता होगा, लेकिन आप याद रखिएगा प्रश्न जो भी होगा बहुत ही चुनिंदा है और बहुत है आपके एग्जाम में आने वाला है। विश्वास करके ये सारे नोट्स PDF को लेकर के पढ़ के एग्जाम में चले जाइएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।